देखो बाबू, आज से हम लोग नया यूनिट अर्थात नया पाठ हम लोग चालू करेंगे। ठीक, नया यूनिट जिसको नया पाठ भी कहते हैं, इसको हम लोग चालू करेंगे। और तब देखिए, पहले नंबर सुनिए। इस मैग्नेट का नाम सुना होगा। एक तरह से मैग्नेट से संबंधित बातें हम लोगों को इस पाठ में पढ़ना है। तो इसमें मोटा मोटी इस यूनिट में 2 चैप्टर होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट माने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। पहली बात ऐसे समझिए, इतना तो हो गया। अब देखिए तो क्या होता है इसमें, कि ध्यान से सुनिएगा बात को। इसमें क्या होता है कि कुछ विद्युत से संबंधित विद्युत धारा, चाहे विद्युत कोई भी चीज़ है, आवेश से उत्पन्न होता है। तो उसका कुछ जो टर्म है, उस चीज़ को जो आपको बाद में मैग्नेट में नहीं समझ में आएगा, इसलिए हमने एक दो टॉपिक माने छोटा मोटा 3 टॉपिक हम एक्स्ट्रा में डालेंगे, ताकि आप लोगों को सिलसिलेवार ढंग से समझिए। ये जो बेटा टॉपिक है, विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, ये चुंबक में नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें चुंबक का भी प्रयोग आ जाता है। उस समय आपको समझने में कठिनाई होगी। आपको समझने में कठिनाई ये होगी, हम विद्युतशीलता भी बताएंगे और चुंबकशीलता भी बताएंगे। तो आप लोगों को पहले विद्युतशीलता आप समझ जाते हैं, तो चुंबकशीलता उसी टर्म बाय टर्म चलता है। तब इसमें समझिए, जब पहले हम इसीलिए हम शुरुआत करते हैं कि शुरुआती चीज़ आपको क्या हो जाए, हर चीज़ समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं उत्पन्न हो। तो इसलिए हमने इसमें क्या किया है कि चुंबकशीलता शब्द को दिया है, कि चुंबकशीलता भी आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जब तक आपको विद्युतशीलता बढ़िया से नहीं समझ में आएगा, तो चुंबकशीलता आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने विद्युतशीलता जो टर्म है उसको हम बता रहे हैं। तो विद्युतशीलता बेटा चीज़ क्या है, किसी भी माध्यम में आप लोग जानते हैं कि विद्युत, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। तो विद्युत के बहने की प्रकृति अलग अलग होती है। आप देखते हैं कि पानी जब रखते हैं तो विद्युत का प्रवाह बड़ा तेजी होता है, लोहा में तेजी होता है, तांबा में, चालक पदार्थों में बहुत तेजी होता है। वही लकड़ी में डाल देंगे तो आपका प्रभाव क्या हो जाता है, वहाँ पर कुचालक जैसा व्यवहार करता है। तो कहने का मतलब कि विद्युतशीलता के मतलब होता है कि किसी माध्यम में विद्युत के प्रवाहित होने की, किसी माध्यम में विद्युत के प्रवाहित होने की जो प्रकृति होती है, प्रकृति माने गुण होता है, उसका कैसे नेचर होता है, कि किस माध्यम में कितने रफ्तार से वो उसका इफेक्ट होगा, किसी माध्यम में कैसे उसका नेचर होगा, यही सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। विद्युत के आवेश का जो गुण होता है उसी को इसमें दर्शाया जाता है, उसी चीज़ को विद्युतशीलता कहते हैं। तो किसी माध्यम में विद्युत के प्रवाहित होने की, आवेश को चलने के प्रकृति को हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, और आपको विद्युतशीलता के लिए ये इसमें मुख्यतः 3 माध्यमों का सहारा लिया जाता है। एक माध्यम होता है हवा या निर्वात में। हवा और निर्वात में इसलिए बनाया गया है कि हवा में विद्युतशीलता या चाहे निर्वात में विद्युतशीलता एक ही तरफ होता है। क्या होता है, एक ही तरफ, थोड़ा मोड़ा का अंतर होता है, बहुत थोड़ा। इसलिए हवा या निर्वात में, निर्वात का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ कोई चीज़ नहीं है, कोई हवा न कोई वायुमंडल है, उस चीज़ को निर्वात कहते हैं। और हवा का मतलब जिसमें वायुमंडल
जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें वायु की प्रधानता होती है हर जगह, उसको वायु कहा जाता है। तो उसको हवा माध्यम चाहे वायु माध्यम। और निर्वात का मतलब शून्य, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं होता है, ना कोई माध्यम होता है, वो इसलिए उसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात हवा के लिए समान माना जाता है। एक निर्वात है हवा के लिए, और दूसरा होता है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम का मतलब हो गया पानी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, ये जितने मीडियम हैं उसको हमने कहा है माध्यम की विद्युतशीलता। और तीसरा होता है सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक का मतलब होता है कोई दो चीज़ों में पास करा के, विद्युत को दो चीज़ों में पास करा कर उसको तुलना जब करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो किसी माध्यम में विद्युत के प्रवाहित होने की जो प्रकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। माने आवेश का जो नेचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। तब विद्युतशीलता तीन प्रकार के होते हैं, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। तो हवा या निर्वात में विद्युत की जो प्रकृति होती है, हवा या निर्वात में विद्युत की जो प्रकृति होती है उसे हम हवा या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और हवा और निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट द्वारा, तो एप्सिलॉन नॉट को लिखने के कितने तरीके होते हैं, दो। देखो, हवा या निर्वात में विद्युत के प्रवाहित होने की जो प्रकृति होती है उसे हवा या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इससे एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट थोड़ा बड़ा लिख देना। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट द्वारा सूचित करते हैं। देखो, इसको ऐसे भी सूचित किया जाता है और इसको इस द्वारा, पहले ज़्यादा इसका पहले प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसको ज़्यादा प्रयोग इस समय किताबों में ये और ये देखा जा रहा है, इसको भी देखा जा रहा है। हम अपने लिए बेटा देखो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हमको ज़्यादा क्या करते हैं, इसको ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये हमको लिए बहुत सुपीरियर होता है, इसलिए हम इसी को प्रयोग करते हैं। दोनों का एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ जीरो टाइप का नीचे सफिक्स में लग जाता है उसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो निर्वात या हवा माध्यम की विद्युतशीलता को कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता को निरपेक्ष विद्युत, जैसे पानी में विद्युत पर है, पानी की में क्या प्रकृति है, उससे पानी क्या है, माध्यम है। हवा से अलग है, शीशा है, चाहे कोई चालक पदार्थ है, लोहा है, तांबा है, उसमें विद्युत की प्रवाहित होने की क्या फंक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, अब है सापेक्षिक विद्युतशीलता, और इसे एप्सिलॉन, अच्छा है एप्सिलॉन, इसके ये केवल इसमें जीरो नहीं लगता है, इसमें एप्सिलॉन द्वारा ही सूचित किया जाता है। अब देखो सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, सापेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी। तो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन, तथा निर्वात या हवा माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। इसका परिभाषा कैसे है, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, दोनों का रहना, ये दोनों का क्या होता है बेटा, तुलनात्मक होता है। ये कितना गुना उससे है, क्या है, इसका मतलब ही कई गुना है उससे। तब हम करते हैं कि इसमें सापेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है। क्या है, एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित
किया जाता है, अर्थात एप्सिलॉन आर बराबर क्या है, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या हवा माध्यम की विद्युतशीलता। इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो माध्यम की, हवा माध्यम के लिए कितना हो जाएगा, ये हवा माध्यम के लिए इतना हो जाएगा। फिलहाल आगे आपको कुछ अभी सोचना नहीं है, इसके बारे में सोचना है। लिख देते हैं, हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आप लोग ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, और ये बहुत आपको इसी के आधार पर आगे पढ़ाई किया जाएगा। अब देखो, वो जो टॉपिक पढ़े हैं वासु, उसी टॉपिक के आधार पर हम कूलम्ब का नियम दे रहे हैं, जो आपको देखना है। देखो, तो देखो ध्यान दो, आप लोग कभी सुने होंगे कि किसी भी चुंबक में, ये चुंबक लिया जाता है तो किसी भी चुंबक में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये दोनों के बीच आकर्षण और विकर्षण लगता है। तो बेटा, आवेश की भी 2 प्रकृति होता है, एक आवेश ऋणात्मक होता है और एक आवेश धनात्मक होता है। तो समान प्रकृति के आवेशों में विकर्षण होगा। क्या होगा, विकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, और असमान आवेश जैसे प्लस और माइनस होगा तो इसमें आकर्षण होगा। हमने इन दोनों आवेशों को हमने नहीं लिखा है कि प्लस और माइनस है, यह भी नहीं दर्शाता है नियम में। ये जब लिखा जाता है, कहीं थ्योरी लिखा जाएगा, वहाँ पर प्लस और माइनस लगाया जाता है कि आकर्षण हो सकता है कि विकर्षण। तो ये जो थ्योरी दिया जाता है, जो बल निकलता है, वो बल आकर्षण का भी हो सकता है, बल विकर्षण का भी हो सकता है। इसलिए दोनों आवेश के बगल में हम प्लस लिखे हैं ना, माइनस, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एक जनरल प्रकृति का हमने 2 आवेश दिए हैं। तो कहने का मतलब कूलम्ब साहब ने बताया। तो इसी तरह अगर इसमें जब इसके सामने कोई नॉर्थ पोल लाते हैं, उत्तरी ध्रुव, तो ये क्या होता है, इस पर ये ऐसे बल लगाएगा, आइए ऐसे बल लगाएगा, उसी तरह प्लस माइनस। तो 2 आवेशों, कूलम्ब साहब ने बताया कि 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला जो बल है, आकर्षण या विकर्षण का बल, कूलम्ब के नियम अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, इनके नियम के अनुसार क्या है, 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसके थोड़ा सा देखिए, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के
के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमा तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमा नुपाती होता है। बल की दिशा किधर होती है? बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो देखो यहाँ पर देखो Q1 और Q2 दो आवेश है बेटा। हमको जानकारी नहीं है कि प्लस है माइनस है। प्लस और माइनस भी हो सकते हैं। प्लस और माइनस होगा तो आकर्षण होगा। माने प्रकृति तीन तरह का होगा। प्लस या माइनस होगा तो आकर्षण होगा, प्लस प्लस होगा तो विकर्षण होगा। ऐसे बल लगेगा। अगर माइनस भी होगा तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बीच की दूरी कितना है बेटा? r है। मान लिया कि Q1 तथा Q2 दो आवेश हैं। तथा इनके बीच की दूरी r है। बीच की दूरी r है। कूलम्ब के अतः कूलम्ब के नियमानुसार क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 हो जाएगा। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। तो कितना हो जाएगा? F समानुपाती Q1 इंटू Q2 तथा क्या कर रहा है? तथा देखो, तथा उनके बीच की दूरी r हो गया, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग की, उनके बीच की दूरी को हम क्या कर दिए? वर्ग। समझते जाओ। तथा उनके बीच के दूरी हो गया वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम बराबर होता है r स्क्वायर का व्युत्क्रम हो गया 1/r स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना हो गया?
1/r²। अब तो सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों को मिलाने पर कितना होगा, F समानुपाती Q1 Q2 तो ऊपर है बेटा, r² क्या है, नीचे है, तो r² हो जाएगा। अब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, इसलिए F बराबर K Q1 Q2 बटा में कितना हो गया, r²। समीकरण 1, जहां K एक नियतांक है। क्या है, जहां K एक नियतांक है, SI पति में K बराबर क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, SI पति में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इसमें देखो, इतना तो क्लियर है, जहां एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, इसलिए समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r² हो जाएगा। SI पत्ती में इसका मान कितना होता है, SI पत्ती में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार 9 गुणे 10⁹ कितने के बराबर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। SI पत्ती में K का मात्रा कितना, इतना तो मान हो गया, इसका मान कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसको निकाल देना है, थोड़ा देख लीजिए ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे होगा। समीकरण 1 से K बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से बेटा देखो, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, K का मान निकालो तो K बराबर कितना है, इससे गुणा हो जाएगा, हाई क्या होगा बटा में, इससे K का मान निकालना होगा तो F × r², अब बटा में कितना हो जाएगा, Q1 × Q2, F गुणे r² Q1 × Q2। बल का मात्रक कितना होता है, बल का मात्रक न्यूटन, r क्या है, दूरी, आर दूरी है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और Q1 आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम्ब, कूलम्ब गुणे कूलम्ब कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको कितना मान लीजिए, ये तो बेटा समीकरण 1, ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
यहाँ तक आपको क्लियर की इसका तो ये मान हो गया इतना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसका मात्रक कितना हो जाएगा, क्या होगा, इतना मात्रक हो जाएगा। न्यूटन मीटर किसका, के का मात्रक हो जाएगा। और कोई दिक्कत और कोई टेंशन। और देखिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, समीकरण 2 से F बराबर 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर कितना रख सकते हैं, 9 गुणे 10⁹, 9 गुणे 10⁹ Q1 Q2 बटा में R²। एक सूत्र ये हो गया। अब ये किसके लिए था, हवा माध्यम के लिए हम पहुंचे। क्या होगा, हवा माध्यम के लिए था। अगर इसको किसी माध्यम पानी में रख देते हैं, हवा में ना होकर कोई पानी में हो, कहने का मतलब ये जो है व्यवस्था हवा माध्यम में निर्वात में ना होकर पानी में भी हो सकता है, ठीक, लोहा में भी हो सकता है, चांदी में भी हो सकता है। वही माध्यम होता है। हवा और निर्वात को छोड़ देते हैं तो बेटा अन्य कोई लिखते हैं तो माध्यम होता है। यदि आवेश हवा या निर्वात में न होकर किसी अन्य माध्यम में हो, अन्य माध्यम में हो, यदि माध्यम की विद्युतशीलता या माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो। आपको पढ़ाया है ना कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है। तो समीकरण 3 से कितना हो जाए हो तो समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, समीकरण 3 से हो जाएगा F बराबर, समीकरण 3 से नहीं, समीकरण 2 से लीजिए, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, समीकरण 2 से F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के जगह पर कितना होगा, एप्सिलॉन होगा। Q1 Q2 बटा में कितना हो जाएगा, R² होगा। यह समीकरण कितना हो गया, समीकरण 4 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, सारी बात समझ रहे होंगे। कोई इसमें बहुत हल्का बेटा थ्योरी है, कोई आपको दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी।
चूँकि यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पर पढ़ाएँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है? जहाँ एप्सिलॉन आर बराबर होता है माध्यम, इसका नाम है सापेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होता है बेटा? पढ़ाएं पीछे, सापेक्षिक विद्युत सापेक्षिक विद्युत समीकरण। इसलिए समीकरण किससे लिखा जाए? समीकरण 4 से। समीकरण 4 से कितना हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा? Q1 Q2 बटा में आर। तो एप्सिलॉन के जगह पर कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रख देंगे। अब इतना में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आगे जब थ्योरी बताएंगे मैग्नेट का, तब मैग्नेट का जब बताएंगे, इसमें मैग्नेट का कूलम का नियम हम पढ़ाएंगे, तो तुरंत आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि मैग्नेट के लिए हम क्या रखते हैं और क्या अलाउ करते हैं। वह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसको फिल कर लेते हैं। जिस तरह बाबू विद्युत के लिए कूलम का नियम होता है, उसी तरह चुंबक के लिए भी कूलम का नियम होता है। थोड़ा सा चुंबक को देखो। चुंबकीय तो आप लोग इस तरह देखे होंगे, एक एन ध्रुव होता है और एक ध्रुव, एन को उत्तरी ध्रुव और एस को दक्षिणी ध्रुव। ये ज़्यादा बल कहाँ लगता है? ध्रुवों पर ज़्यादा बल लगता है। क्या होता है? ध्रुव। अध्रुवीय प्रबलता कहते हैं। ध्रुवीय प्रबलता को एम द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुवीय प्रबलता को बड़ा एम, चाहे छोटा एम, चाहे कहीं कहीं पी द्वारा भी सूचित किया जाता है। बड़ा एम द्वारा नहीं, एम द्वारा सूचित किया जाता है, चाहे पी द्वारा। तो मान लिया जाए कि इसका M1 है, इसकी ध्रुवीय प्रबलता M1 और M2। तो ध्रुवीय प्रबलता माने आकर्षण करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय प्रबलता कहते हैं। तो इसकी ध्रुवीय प्रबलता M1 है, इसकी ध्रुवीय प्रबलता M2 है। इन्हीं पर तो कहने का मतलब आप देखते होंगे कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लाते हैं तो सड़ता नहीं है। क्यों नहीं सड़ता है? कि समान ध्रुवों में आकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में क्या होता है? विकर्षण होता है। क्या होता है? समान ध्रुवों में आकर्षण होता है तथा असमान ध्रुवों में क्या होता है? विकर्षण होता है। और जब इसको साउथ और नॉर्थ को एक साथ लाते हैं तो क्या करता है? एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आकर्षण या प्रतिकर्षण। जैसे आवेश में बेटा लगता है, उसी तरह इसमें भी बल लगता है। जस्ट वहाँ Q1 Q2 था तो यहाँ M1 M2, अभी उतना ही फंक्शन। तो ये नियम कहता है, कूलम के नियमानुसार किसी चुंबक के दोनों ध्रुव, किसी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। इस नियम के अनुसार 2 ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों ध्रुवों के प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो फिर से सुनिए, चुंबक के कूलम का नियम क्या कहता है? कूलम के नियमानुसार 2 ध्रुवों के बीच लगने वाला बल, वह बल आकर्षण का भी हो सकता है और वह बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। लगने वाला बल दोनों ध्रुवों के प्रबलताओं के गुणनफल के
समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लिया कि यहाँ पर दो गो ध्रुव है, एक ध्रुव की प्रबलता m1 है और दूसरे ध्रुव की प्रबलता m2 है। इसको ऐसे भी कर लीजिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। m1 तथा उनके बीच की दूरी r है। तो क्या कहता है, इसलिए जो पहला नियम है, लगने वाला बल दोनों ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती, F समानुपाती m1 इंटू m2 तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, इसको क्या कर देंगे, r दूरी है, इसको वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा हो जाएगा, अर्थात आर स्क्वायर कितना 1/r², चिन्ह क्या लगा देंगे, समानुपाती चिन्ह। यही देखो दो नियम यहाँ लिखे हैं, F समानुपाती m1 m2 तथा F बराबर 1/r²। इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, F समानुपाती m1 m2 बटा में r², अर्थात F बराबर के m1 इंटू m2 बटा में r²। जहाँ के एक नियतांक है, SI पद्धति में K का मान म्यू बटा में 4 पाई होता है, अर्थात K बराबर म्यू बटा में 4 पाई। कहीं कहीं म्यू 0 भी लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, हम डायरेक्ट नहीं लिखे हैं। SI पद्धति में K का मान म्यू बटा में 4 पाई होता है। तो कभी कभी कहीं कहीं म्यू 0 भी लेकर चला जाता है, या म्यू, जहाँ म्यू बराबर क्या है, जहाँ म्यू किसी माध्यम की, वहाँ देखो बेटा एप्सिलॉन लिखे थे, यहाँ म्यू लिख रहे हैं, वहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता थी, यहाँ क्या है, म्यू बराबर किसी माध्यम की चुंबकशीलता है। क्या है, किसी माध्यम की चुंबकशीलता है। समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से F बराबर 1 बटा में F बराबर म्यू बटा में 4 पाई m1 m2 बटा में कितना हो जाएगा, r²। यह समीकरण कितना हो गया, 2 हो जाएगा। चूंकि म्यू बराबर म्यू नॉट, ये कितना होता है, म्यू आर होता है, जहां म्यू नॉट
निर्वात या हवा माध्यम की चुंबकशीलता है, माध्यम की चुंबकशीलता है तथा म्यू आर माध्यम की जस्ट वही चीज आ रहा है। वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, वहाँ पर एप्सिलॉन आर था, यहाँ पर म्यू नॉट है, यहाँ पर म्यू आ रहा है। जस्ट इसका केवल ये और ये बदल गया है बेटा, और बाकी ज्यों के त्यों है। म्यू आर माध्यम की चुंबकशीलता है। समीकरण 2 से कितना हो जाएगा? समीकरण 2 से F बराबर म्यू नॉट म्यू आर बटा में 4 पाई M1 M2 बटा में कितना होता है? आर स्क्वायर। ये समीकरण कितना हो गया? 3 हो जाएगा। और कोई दिक्कत? यदि हवा या निर्वात के लिए म्यू आर बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर इसी चीज को, ये तो माध्यम की बेटा बात रही, अगर इसी चीज को हम माध्यम में न रहकर हवा या निर्वात में रखेंगे तो एप्सिलॉन म्यू आर का मान कितना होता है? 1 होता है। निर्वात में रखे चाहे हवा में रखे, उसका मान कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो समीकरण 3 से कितना हो जाएगा? समीकरण 3 से आइए। अब समीकरण 3 से म्यू आर बराबर कितना रख देंगे? 1 तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा जी? म्यू आर बराबर कितना रख देंगे? तब कहाँ लिख दे? हवा या निर्वात के लिए म्यू नॉट बटा में कितना हो जाएगा? 4 पाई M1 M2 बटा में आर स्क्वायर। यह समीकरण कितना हो जाएगा? समीकरण कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो, अब न्यूमेरिकल बनाते समय क्या होता है? म्यू 0 का मान कितना होता है? म्यू नॉट का मान, चूंकि म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई गुणे 10 टू दी पावर -7 होता है। 4 पाई गुणे 10 टू दी पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति, इसको ऐसे लिख दो पहले। हेनरी का एच होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेनरी प्रति मीटर। तो समीकरण 4 से कितना हो जाएगा? समीकरण 4 से F बराबर 4 पाई गुणे 10 टू दी पावर -7 बटा में 4 पाई
समझ रहे हैं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कट जाएगा तो कितना होगा, इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 गुणे m1 m2 बटा में कितना हो जाएगा r²। ये समीकरण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।